हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा लगातार अलग अलग रणनीतियां तैयार कर रहा है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और उसके तहत 24 घंटे तक किसानों ने KMP KGP को जाम किया। शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू किए गए जाम को किसानों ने रविवार सुबह 8 बजे तक जारी रखा, जिसके बाद KMP KGP को खोल दिया गया। 24 घंटे का KMP KGP जाम पूरा होने के बाद किसानों ने सिंघू बॉर्डर का रुख किया। साथ ही किसानों ने कहा कि भले ही KMP KGP जाम का वक्त खत्म हो गया हो, लेकिन उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि उनका बंद सफल रहा है और पूरा बंद शांतिपूर्ण रहा, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब किसानों को अगला कार्यक्रम 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दौरान उनका होगा और उधर 24 घंटे के जाम के बाद किसानों ने टीकरी बॉर्डर का भी रुख किया है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोनीपत और बहादुरगढ़ की, जहां पर पूरी तरीके से किसान डटे हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ क्योंकि KMP और KGP को जाम करने के बाद किसान वापस अपने अपने धरना स्थलों पर पहुंचे, चाहे वो मुख्य धरना स्थल सिंघू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर। और साथ ही साथ प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में चल रहे प्रदर्शन स्थलों पर, धरना स्थलों पर भी किसान वापस अपनी जगहों पर पहुंचे। लेकिन किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो किसानों के द्वारा KMP KGP जाम किया गया, लेकिन उसके बाद से लगातार कोशिशें अब किसानों के द्वारा तेज हो चुकी हैं। किसान संगठन नेता इस पूरे आंदोलन को अब एक बार फिर से धार देने की कोशिश में लगे हैं और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या इस पर आपका मानना है, क्या इस पर आपका कहना है। 24 घंटे बाद जब KGP और KMP हाईवे खुला है तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या आप इस पर बताना चाहते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और साथ ही साथ फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, जिसके जरिए अब आप सीधे हमारे इस मंच के साथ संपर्क कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आखिर इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित हैं, और यह एक बड़ा अपने आप में सवाल बन रहा है कि एक तरफ जब कोरोना संक्रमण का खतरा आज पूरे देश भर के ऊपर नजर आ रहा है, तो साथ ही साथ इस दौरान आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या आप इस पर बताना चाहते हैं, यह आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। गुरुग्राम से राम हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, मैं बताना चाहता हूँ इसको जवाबदार कौन है। मैं इंटरव्यू लाइव देख रहा था अमित शाह जी का, गृह मंत्री साहब का, और वो जो कल हादसा हुआ है और वो ममता बनर्जी के गुंडे बताए जा रहे हैं और उनके ऊपर आरोप लगाया ममता जी को, मतलब है कि वो ये ममता जी ने उकसाया है। सर कोरोना के विषय पर ही है, विषय पर। शुभेंदु जी, मेरे प्रश्नों में हजारों क्वेश्चन होते हैं और हजारों उत्तर होते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब आप मतलब है कि वहां आरोप लगा रहे हो, तो अब तक अब 7 साल में जब उनका राज 10 साल से राज था, गुंडा राज था, तो आप क्यों सोए रहे 7 साल तक। अब जो आज 4 महीने हो गए, अब अगर यही आरोप विपक्ष लगाए या ममता लगाए या मैं लगाऊं कि इसका जवाबदार कौन है। ये जो रोजाना मतलब जाम लग रहे हैं, रोजाना ट्रेनें रोकी जा रही हैं, रोजाना मतलब है कि 300 से ऊपर मतलब है कि किसान की आत्माएं चली गई हैं, इसका जवाबदार कौन है। इसके देशद्रोह किसके ऊपर मुकदमा होगा। सिर्फ लॉलीपॉप देके नहीं और किसानों के नाम पे, दुगनी आय के नाम पे लेके नहीं, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। उस चीज को नहीं बताते, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बारे में क्यों नहीं बताते आप। ये आम जनता को और आम पत्रकारों को इनसे क्वेश्चन पूछना होगा। सिर्फ सेटिंग करके नहीं, वो चंद मतलब जो है नेशनल चैनल वाले, जो मोदी जी बोल रहे हैं वो सही है, जो अमित शाह बोलते हैं वो सही है, जो उनके प्रवक्ता बोलते हैं क्या वो सही है, वो भगवान हो गए क्या। ये चीजें सोचना होगा। जब इन चीजों को हमारे पत्रकार नहीं सोचेंगे, इसी तरह हमारे जनता को ये लूटते रहेंगे। और ये सबसे घृणा और सबसे नफरत पैदा हुई है तो इस राज के अंदर हुई है। ये राम राज नहीं है, ये रावण राज है। और मैं आपको बता सकता हूं, ये जानते नहीं है जो लोग राम की बात करते हैं ना,
वो मिर्ग सोने का ना आज तक पैदा हुआ है ना पैदा होगा। वो राम जो गया था वो पत्नी के कहने पे गया था, यानी पत्नी के कहने से भटक गया। इन चीजों को समझना होगा और हम लोग भी भटक रहे हैं इनके मतलब है कहने से। और संजय जो होता था पहले धृतराष्ट्र का, वो संजय था, आज मीडिया संजय है, क्योंकि जो प्रचार जो बताता है पूरे विश्व का क्या हो रहा है वो उसको संजय कहा जाता है। इसलिए पत्रकारों का बहुत अहम रोल है इसमें। जब तक पत्रकार सही रास्ते से सही ढंग से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इनसे, तब तक इसी तरह हमारे साथ ये अन्याय करते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, आप जुड़े हमारे साथ। और क्योंकि हर कार्यक्रम और हर एक मंच के जरिए कोशिश हमारी यही होती है कि हर एक विषय तक तभी तो जानकारी पहुंची भी है, क्योंकि हर एक कार्यक्रम के जरिए अलग अलग जानकारी पहुंचाई जाती है। खैर, विक्रम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विक्रम, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। आपके चैनल को धन्यवाद जी, जो आप किसानों की आवाज उठाते हैं और लोगों की सुनते हैं, कहने का मौका देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। जी, तो ये जो धरना है, प्रदर्शन है, ये लंबा चलेगा किसानों का, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, किसानों की सुन नहीं रही है। डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंचा दिया है, अब खाद के रेट बढ़ा दिए, दुगने दुगने कर दिए इन्होंने। बताओ ये किसान का भला कहाँ से आए दुगनी कर देगी। तो इसलिए सरकार को तो ये तो किसानों को इनकी कुर्सी वापस करनी पड़ेगी। आएंगे चुनाव तो इनका पत्ता साफ करना पड़ेगा, तभी देश का हाल अपना नाम के बचेगा देश। नहीं तो इन्होंने पूरा देश बेच के रख दिया सरकार ने। और ये उठे वादे करके किसानों की आय दुगनी करेंगी। बताओ कहाँ से दुगनी कर दी इन्होंने आय आज तक तो की नहीं है। सारे किसान वहाँ कितने 300-400 किसान मर चुके हैं, उनका खेती का कटाई का टाइम और वो बेचारे वहाँ धरना देकर बैठे हैं। तो इस वजह से ये सरकार को तो ये लोगों को सोचना पड़ेगा। भी सरकार को तो वापसी का रास्ता दिखाना पड़ेगा, तभी ये काम आगे चलेगा। नहीं तो इन्होंने देश का बट्ठा गोल कर दिया। सिलेंडर दे लो 350 का रो रहे थे, बोले 200 वाला चाहिए, 350 वाला अब 900 रुपए कर दिया। ठीक है। तो डीजल पेट्रोल देख लो, पेट्रोल उस टाइम बोल रहे 70 रुपए वाला चाहिए, 35 रुपए वाला चाहिए। इन्होंने 35 की बजाय करने के 70 से इन्होंने 100 रुपए पहुंचा दिया। ठीक है सर, ठीक है तो विक्रम, ठीक है, ये आपने कई चीजें इसमें जोड़ी है बिल्कुल। और यही इसीलिए इस मंच के जरिए आपकी जो बातें हैं वो हम लगातार सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन तक भी। खैर, जसवीर रोहतक से अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जसवीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि भाई आपने ये कार्यक्रम छेड़ा है जिसके तहत जो है सरकार तक हमारी बात जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। दूसरा सर ये है कि सरकार जो है किसी भी तरह से समर्थन नहीं दे रही है किसानों को। बार बार कहते हैं कि भाई हम एक कॉल की दूरी पर हैं, अभी तक वो कॉल कहाँ है सर? कभी सरकार का कोई बंदा नुमाइंदा आया है किसानों के बीच में कि भाई हाँ हम समाधान के लिए तैयार हैं या कोई बैठना चाहता हो? बार बार प्रॉब्लम यही सेम फेस कर रहे हैं किसान। पहले सर्दियों में उन्होंने जो है पूरा समय व्यतीत किया वहां पे, अभी गर्मियां आ चुकी हैं, कोरोना का दिन प्रतिदिन इतना भयंकर प्रकोप हो रहा है, उसके बावजूद भी किसान अपनी जगह पे डटे हुए हैं। उसके बावजूद अगर हम बात करें तो देश को खोखला करने में बीजेपी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है सर। क्योंकि अगर हमने बात करें व्हीकल्स के बारे में, जो कम लोग ही जानते हैं, BS6 व्हीकल्स जो है सरकार लेकर आई थी, उसमें कहा गया था कि भाई इससे जो है पोल्यूशन कम होगा। क्या पोल्यूशन कम हुआ? क्यों नहीं उसके ऊपर धुआं प्रतिबंध कर दी गई? सबसे पहले सरकार को CGST लगाना पड़ता है, फिर ये अपना सेंटर लगाते हैं, उसके बाद स्टेट GST लगाते हैं, उसके बाद जो है बंदे को RTO में टैक्स जमा करना पड़ता है, उसके बाद रोड टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद जो है उसको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो हर जगह जो है सरकार जो है किसी भी वर्ग के हक नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ जसवीर कार्यक्रम में। ओम सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ओम सिंह जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ओम सिंह सांगवान जीम से। बहुत शुक्रिया सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखो साहब, आज अन्नदाता संकट में है और जिस देश का अन्नदाता इतने गहरे संकट में हो तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, इससे तो अन्नदाता, मुझे याद है 1975 की इमरजेंसी, उसमें भी इतना नहीं था जितना आज ये दिन है। हाँ, पहले दौर के कोरोना में इन्हें काले कृषि कानून बनाए। हाँ, और अब की भी ये मेरी अपनी राय है, कोई न कोई एक गुल खिलाएंगे दूसरे दौर में भी कोरोना की आड़ में। हाँ, तो इसलिए जो बॉर्डर पर 300 किसान
मौत हो चुकी, उनकी कोई सुध नहीं है। आगे अगर ये गर्मी का टाइम आ गया, किसी को कुछ हो जाता है, तो ये वेलफेयर स्टेट की ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, उनकी रक्षा करे, उनकी हर लिहाज से। और ये कोरोना की आड़ में एक ड्रामा है, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, ठीक है, यानी कि कोरोना संक्रमण की आड़ में ये सब कुछ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ओम सिंह, आप हमारे साथ जुड़े। ओम सिंह सांगवान हमारे साथ जींद से कॉलर, जो कि बता रहे थे कि बढ़ते संक्रमण के इस दौर में अब पहली लहर जब देखी तो उस दौरान भी कुछ चीजें सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब यही आशंका किसानों के मन में है और कॉलर्स लगातार इसको लेकर के बार बार अपनी बातें साझा करें। आप भी इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं कि क्या इस पर आप कहना चाहते हैं। अगले कॉलर रमेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रमेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। कोरोना किसान पे तो इतना हावी नहीं है, किसान तो कोरोना से बाहर है, क्योंकि ये बहुत गर्मी और ज्यादा सर्दी में काम करता है। इसका शरीर है नहीं जो हर बीमारी से दूर हो जाता है। जी। और फिर रही बात सरकार की, हाँ, ये सरकार के साथ है, अभी थोड़ा टाइम है, 5-10 दिन का और कटाई का टाइम है। किसान आने वाला है, सीधा दिल्ली जाएगा। हाँ। और दिल्ली जब किसान पहुंच गया नहीं, ये सरकार घुटनों के बल गिरेगी, एकदम सारी मांगे इनकी पूरी कर देगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगला लक्ष्य दिल्ली जाने का है, ये रमेश का मानना है। रमेश हमारे साथ जो कॉलर कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया रमेश जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं। और रमेश जो हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि अब आगे की रणनीति दिल्ली पहुंचने की है, और अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा अगर संभव हो जाता है, तो उसके बाद सरकार को मांगे किसानों की माननी पड़ेंगी, ये इस दौरान कहा जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो इस वक्त आंदोलन चल रहा है, कब तक आखिर जो अन्नदाता है, देश का जो पालनहार है, वो कब तक यूं ही देश की सीमाओं पर और दिल्ली से लगती हुए बॉर्डर पर जब डटा हुआ है, तो क्यों नहीं अब तक उनकी मांगों को माना जा रहा है? क्या आपको इसमें कारण नजर आ रहे हैं? और बातचीत जो अब तक रुकी हुई है, क्या कारण है? उमेश कुमार गोस्वामी अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है उमेश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो किसान अब इतना परेशान हो रहा है कि आप बोल रहे हो ये इतनी धूप में कैसे, कि इतनी धूप में ये कैसे एडजस्ट करेंगे, तो मैं ये बोलता हूँ कि एक किसान का बेटा हूँ, और हम अब इतने मजबूर हुए हैं सरकार की तरफ से कि इन्होंने इतना कुछ करके रखा है, और इतने हम परेशान हैं इस वजह से कि जो सरकार बोल रही है कि इतनी धूप में, और ये सोच रहे होंगे कोरोना की आड़ में किसान को हम वो कर देंगे, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि एक मैं किसान का बेटा हूँ, शॉप करता हूँ, गारमेंट्स की शॉप करता हूँ, और अब जो है हमारी फसल आई हुई है, पकी हुई है, हम मंडी में जाते हैं तो बोलते हैं एक बार आप घर उतारो उसको, हम निकालते हैं, घर रखते हैं, फिर उसको हम पैक करके फिर मंडी के अंदर जाते हैं, 4 दिन लगता है। क्या ऐसी सरकार होनी चाहिए हमारी इंडिया की? ठीक है, हेलो जी जी उमेश जी, बिल्कुल। और ये जो कुछ परेशानियां हैं वो लगातार बताई भी जा रही हैं कि अगर ऐसा होता है, और आज भी कई जगहों से जब खबरें आई हैं, फसलें जलकर के राख हो गई, अचानक से आग लग गई है कई जगहों पर, किसानों को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा है। खैर, बहुत शुक्रिया उमेश कुमार, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। उमेश गोस्वामी जिन्होंने बताया कि संकट अपार है, लेकिन इन परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, और एक लंबे वक्त तक जब किसानों की इन परेशानियों पर गौर नहीं किया गया, समाधान नहीं किया गया, तो यही तो कारण है कि आज भी उन्हीं चीजों को लेकर के बात रखी जा रही है। चाहे मंडियों के अंदर कोई भी फसल आती है तो उसके लिए शेड की व्यवस्था हो, या पीने के पानी की व्यवस्था, या शौचालय की व्यवस्था। लेकिन अब किसानों का यह आंदोलन जो है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता आप देख पा रहे हैं। किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार अब आगे बातचीत के दौर को बढ़ाएगी। क्या एक बार फिर से बातचीत शुरू हो पाएगी? और जो रुका हुआ बातचीत का दौर है, अगर खत्म होता है और अब बातचीत आगे बढ़ती है, तो क्या जो 3 कानूनों से इतर किसी बात पर सहमति बन पाती है? रेवाड़ी से अशोक अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अशोक, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
नमस्कार शुभेंद्र जी। नमस्कार जी, बताइए सर। आप ये बताइए, जो भी डिबेट या जो अपना मंत्री या जो भी एमएलए विधायक या प्रवक्ता होता है, वो मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान हूँ। हाँ। अगर वो किसान के बेटे या किसान होते तो अब तक तो पहले ही दिन किसानों की मांगे मान ली होती, क्योंकि हाँ। उनको क्या पता कैसे पानी दिया जाता है, कैसे रात को सर्दी में जब बर्फ पड़ती है ना, उसमें किसान पानी देता है। और हर नेता ये कहता है मैं किसान हूँ, मैं वो हूँ, किसान का बेटा हूँ। अगर इनको किसानी का पता होता तो पहले दिन ही किसानों की बात मान ली होती। और रही बात आगे की, आगे अब किसानों की 5-10 दिन में फसल निकल जाती है, फिर सभी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की दूध अनाज की सभी सप्लाई बंद कर देंगे जी। धन्यवाद। ठीक है, तो इसके लिए भी लगातार कोशिशें और तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अशोक, आप जुड़े हमारे साथ, रेवाड़ी से कॉलर जो कि अशोक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बहुत सारी बातें यहां पर रखी हैं और ये कहा है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को किसान का बेटा बताते हैं, खुद को किसान हितैषी बताते हैं, खुद को किसान भी बताते हैं और ये कहते हैं कि वो किसानों के आंदोलन के साथ हैं और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि किसानों के लिए बेहतर हो, लेकिन जब आंदोलन चल रहा है तो उस पर सवाल उठा देते हैं। तो ये इस दौरान अशोक ने अपनी बात रखी है, साथ ही कहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसानों के लिए परेशानियां बनी हुई हैं, उनको सबसे पहले दूर करना चाहिए, लेकिन कैसे इन व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सकता है यह भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। चिलचिलाती गर्मी में किसान आखिर कब तक बैठे रहेंगे और आंदोलन पर जब किसान हैं तो समाधान आखिर कैसे निकलेगा? क्या आपको लगता है कि कोरोना का खतरा जब बढ़ रहा है और सख्ती देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ती जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि राकेश टिकैत किसान नेता ये इससे पहले कहते हुए नजर आए हैं कि अब सरकार ये सोच रही है कि कोरोना की आड़ में इस आंदोलन को कमजोर करना चाहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आपको इस पर भी कुछ कहना है क्या? क्या आपको लगता है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए कोरोना का आड़ ली जा रही है? यह भी आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। तो 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा लगातार अलग अलग रणनीतियां तैयार कर रहा है और सरकार पर दबाव बन सके, सरकार बातचीत के लिए एक बार फिर से न्योता भेजे ताकि जो बातचीत रुकी हुई है, एक लंबा समय हो चुका है, कम से कम उस दौर के आगे बढ़ते हुए सरकार के साथ वार्ता हो पाए, कुछ हद तक सहमति बन पाए। और इसके तहत 24 घंटे तक किसानों ने केएमपी और केजीपी को जाम किया। इससे पहले रेल रोको अभियान किया गया, चक्का जाम किया गया, लेकिन असर कितना हुआ और क्या सरकार के साथ बातचीत का जो दौर है वो आगे सुचारू करने के लिए किसी भी तरीके से जो अभी तक की कोशिशें रही हैं उनका असर देखने को मिला है? और आपको क्या लगता है कि अब 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दौरान क्या होगा? 24 घंटे के जाम से किसानों ने टीकरी बॉर्डर का रुख कर लिया क्योंकि केएमपी केजीपी जाम करने के बाद किसान वापस अपने अपने धरना स्थलों पर पहुंचे हैं और जो पूरा बंद शांतिपूर्ण रहा, जिसकी उम्मीद भी थी किसानों को, लेकिन अब अगला कार्यक्रम 14 अप्रैल का है। राम अवतार अगले कॉलर चरखी दादरी से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम अवतार जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? राम अवतार जी, बहुत स्वागत है, बताइए। जी, पहले तो आपके चैनल को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार जी, मैं बताइए। ये कहना चाहता हूँ, जो ये मोदी सरकार तीनों कानून लेके आई है किसान के खिलाफ है और जो ये बार बार इनके मंत्री डिबेट करते हैं टीवी पे बैठ के कि 2022 तक हम किसान क्या है दुगनी करेंगे। उनका कहना सही है, वो दुगनी नहीं करेंगे लेकिन किसानी को खत्म कर देंगे 22 तक। हाँ। लोगों को ये समझना चाहिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 22 तक दुगनी करने का लक्ष्य है। लक्ष्य उनका ये है कि हम देश से या प्रदेश से खत्म कर दें किसानी को ही। इसीलिए मेरा कहना है कि जल्दी से जल्दी भाजपा सरकार इन कानूनों को वापस ले और किसानों को अपने घर भेजने का काम करे। ठीक है, यानी कि किसानों की मांगों को स्वीकार किया जाए ताकि किसान भी वापस अपने घर लौट पाएं। बहुत शुक्रिया राम अवतार, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं। पूरन सिंह अगले कॉलर रोहतक से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पूरन सिंह जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर? धन्यवाद जी। देखिए, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे को बोलने का मौका दिया। जो ये सरकार आई है, इन्होंने अभी तक क्या किया ये तो सबको जनता को आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया। फूट डालो, राज करो,
पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश की कि मरकज कांड किया, कोरोना उधर से फैल गया तो वहां से बच गए। तो अभी इन्होंने जाटों वाला शुरू कर दिया, किसानों वाला शुरू कर दिया। किसानों में क्या होगा अगर ये सुन नहीं रहे? जब आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं और आपके ये मंत्री, जैसे सरकार में मंत्री संतरी हैं, उनसे समाधान नहीं निकल रहा है। हाँ। तो अभी मोदी जी को या अपने अमित शाह जी को इनको सामने आना चाहिए था। हाँ। तो आप देखो, अगर कहीं फैक्ट्री में मजदूर अगर हड़ताल करते हैं तो पहले उनके मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर समझाते हैं, लेबर मैनेजर समझाता है, लेकिन उनसे काबू नहीं होती तो मालिक को आना पड़ता है। ठीक है। हरियाणा में ये सरकार में, जब देश में मोदी ये कई चीजें हैं जिनको लगातार बताया जा रहा है और इसीलिए पूरन सिंह जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। अगले कॉलर नरेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र नाम है। और ये जो आमदनी अठन्नत खर्चा रुपए वाली सरकार बना रखी है ना जी, हाँ। ये जन जन को परेशान इतना किया जा रहा है, इसमें हर आदमी जो नीचे ऊपर जो दस्तान है सबके साथ ऐसा किया जा रहा है। गरीब आदमी मिट्टी पुलिस बना दी सरकार ने, और किसान के बारे में बोलते हैं उन्हें आय बना देंगे इसकी। हाँ। तो 2 दिन आए तो बना दिए। आज मुझे पूरे 8 दिन हो गए हैं मंडी में भी आए हुए। हाँ। जिंदगी मंडी में, जहाँ पर आज तक मेरे पास कोई किसी तरह का मैसेज नहीं आया है, न गेट पास मिल गया है, न कुछ किसी अधिकारी ने कोई सहायता की है। किसी के पास भी जाते हैं तो वो कहते हैं मोस्टर ज्यादा पाएगा। यही तो बात है, यही तो बड़ा सवाल है। इसीलिए बार बार कॉलर्स इस बात को भी बता रहे हैं कि अगर सिस्टम बेहतर हो जाता है, किसानों को अगर परेशानियां ना हो मंडियों के अंदर, तो वो ये मान भी लें कि जो सरकार कर रही है वो किसानों के हित में है। खैर, बहुत शुक्रिया नरेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं। अगले कॉलर शैली हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शैली, बताइए क्या कहना चाहती हैं। सरकार को मांगों को मान लेना चाहिए, किसानों की मांगों को। और जो बॉर्डर पर किसान डट रहे हैं, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ। किसानों ने जो हरियाणा के अनिल विज मंत्री ने लिखा था कृषि मंत्री को पत्र, तो उस पर किसानों को वार्तालाप करनी चाहिए जल्दी से जल्दी, और इन सब का समाधान करना चाहिए। कब तक किसान ऐसे ही बॉर्डर पर डटे रहेंगे और अपनी जान गंवाते रहेंगे? धूप भी होती, गर्मी होती है, सब चीजों की समस्या पैदा हो जाती है। तो किसानों को इस समस्या का समाधान सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। यानी कि इस पर युवा वर्ग भी पूरी तरीके से नजर बना रहा है। युवा वर्ग भी लगातार इस मंच के जरिए जुड़कर के बता रहा है कि जो किसानों की परेशानी है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शैली, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं। और लगातार जो यूथ है वो भी इस आंदोलन को, इस पूरे मूवमेंट को अपना सपोर्ट कर रहा है। और इसीलिए इससे पहले भी देखा गया था कि जो किसान संगठन के नेता हैं उन्होंने फोकस किया इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस पूरे आंदोलन को, ताकि युवा इस पूरे आंदोलन में अपना साथ दे पाएं। और इसीलिए कॉलर्स में भी जो यूथ है वो भी जुड़ रहा है, यानी कि जो युवा वर्ग है वो अपना इस पर साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? और आखिर ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो पूरा आंदोलन है, ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक यूं ही अपनी मांगों को लेकर के किसान, देश का अन्नदाता बॉर्डर पर डटा रहेगा? क्या आपको लगता है कि कोरोना संक्रमण जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसकी आड़ में इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश क्या हो रही है, इस पर आपको क्या कहना है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। गुरुग्राम से अगले कॉलर राहुल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राहुल, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, एक तो सबसे अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से इस चीज के बारे में सोचा गया कि भाई एक बार किसानों से दोबारा बात करनी चाहिए। हाँ। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो कोविड जो चल रहा है, आपको भी पता है, महामारी से काफी जगह मौत भी हो रही है और ये काफी लंबे अरसे से विकराल रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। इसमें 2 सवाल खड़े होते हैं कि जब किसानों की बात आती है तो कोविड-19 की बात आती है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो उस समय नेता जो लोग हैं वो तौर पर इनकी धज्जियां उड़ाए। बंगाल चुनाव में भी आप देख सकते हैं। तो किसानों को लेकर कहीं ना कहीं ये चीज भी सोचने वाली है। सरकार को इस चीज को भी देखना होगा कि अगर वो नियम लागू करते हैं तो उन नियमों को सरकार के प्रतिनिधियों को भी मानना चाहिए। लोगों में जो चर्चा का विषय ये भी बना हुआ, और किसानों को लेकर है कि
अभी मैं देख रहा था कि आपके चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है कि एक किसान की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। लगातार सिलसिला बढ़ रहा है और आगे आगे अब गर्मी का जो है वो मौसम शुरू होगा, काफी बड़ी एक समस्या खड़ी होने जा रही है। मैं इस चीज को ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो सरकार की हठ धर्मिता है ना, उसे खत्म करना चाहिए। सरकार को एक बार किसानों से बातचीत करनी चाहिए कि जो कानून बनाए गए हैं अगर वो किसानों के लिए कानून है, एक बड़ा छोटा सा इसमें सोचने वाली बात है जी। बिल्कुल, आप मेरी आवाज आप भी सुन रहे हैं और ये आम दर्शक जो जनता है वो भी शायद सुन रही है, नेता भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल। और बेहद बेसिक सी बातें हैं, बहुत बुनियादी चीजें हैं, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के आप सभी हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाए और आपने बहुत हद तक अपनी बातें साझा की हैं। और हमारी कोशिश यही रही है कि हम आपकी जो आवाज है, यानी कि हरियाणा की आवाज है, उसके जरिए आपकी बातों को सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचा पाएं। और कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में जब ये कहा जा रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, तो क्या कारण है और साथ ही साथ जो किसानों का प्रोटेस्ट है वो किस तेजी के साथ आगे बढ़ता है, देखना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।